नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर राहुल के घर पर उन दुश्मनों ने अपना हमला कर दिया था, इसमें राहुल की यहाँ पर जान पर बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर रानी आलिशा अपनी बड़ी ही सूझबूझ के साथ अब यहाँ पर दुश्मनों को मार गिराती है और राहुल की जान भी बचा लेती है। वो यहाँ पर सामने खुलकर दुश्मनों के सामने भी नहीं आती और राहुल को भी बचा लेती है। तो इधर राहुल जब यहाँ पर देखता है कि अब दुश्मन कुछ भाग चुके हैं तो कुछ मर चुके हैं, तो अब यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले रोहित को बताना चाहता है। जैसे वो यहाँ पर अब रोहित को बताता है तो इससे रोहित और अनिका दोनों ही हैरान होते हैं। तो इधर अनिका भी यहाँ पर अपने पापा करण गुलेरिया को कहती है कि वो जल्द से जल्द लंदन जाए और राहुल को बचाए। उसकी इन बातों को सुनकर अब राहुल भी उनकी बातों को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी कहते हैं, तुम चिंता मत करो अनिका, मैं बस यहीं पर लंदन में ही हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पर अंजलि के लिए आया था कि दुश्मन अंजलि तक ना पहुँचे, तो बस इसीलिए। अब अपने पापा की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, दैट्स अ गुड न्यूज़ पापा, बस आप जल्द से जल्द अभी के अभी फिर राहुल के घर की तरफ जाइए। क्योंकि देखिए, दुश्मनों ने अगर एक बार उनके ऊपर अटैक किया है तो वो दोबारा भी कर सकते हैं। अभी तो वो दोनों सेफ हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बस आप जल्द से जल्द वहां पर पहुंचिए। अनिका की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, तुम चिंता मत करो अनिका, मैं सब संभालता हूँ। मैं राहुल को, धीरज को और इवन आलिशा को, तीनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने दे सकता। अब उसकी इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, ठीक है पापा, लेकिन हाँ साथ में अपना भी ध्यान रखना। अब उसकी अनिका की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं। और ये कहते ही इधर अनिका भी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इधर अब करण गुलेरिया अब अपने मन में सोचते हैं, ये सब क्या सुना मैंने। हाँ अभी कुछ समय पहले ही तो मैं वहाँ से आया था, लेकिन जब मैं वहाँ से आया तब तो मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा था। क्या सच में वो लोग हमारे निकलने का ही इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर करण गुलेरिया यही सब सोच रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये सब सोचने के बाद अब वो यहाँ पर जल्दी से अब फिर से वहाँ से निकलने की सोचते हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी वहाँ पर पहुँचे थे, तो इधर करण को फिर से वापस जाता हुआ देखकर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, करण अब कहाँ जा रहे हो। अब उसकी इन बातों को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, कुछ नहीं अंजलि, वो क्या है ना कि मैं राहुल के घर पर मेरा कुछ अपना सामान छूट गया है, तो बस मैं उसे ही लेने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को सब कुछ सच नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सच बताएंगे तो यहाँ पर अंजलि फिर से आलिशा को लेकर चिंतित हो जाएगी। इसलिए अब वो यहाँ पर उसे बहाना बनाकर अब फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। इधर यहाँ पर उसके निकलने के बाद अब अंजलि यहाँ पर रेखा मूर्ति से कहती है, अब करण का वहाँ पर क्या छूट गया, अरे हम तो ऐसा कुछ लेकर भी नहीं गए थे। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रेखा मूर्ति को थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि शायद रेखा मूर्ति ने भाप लिया था कि जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए शायद करण गुलेरिया इस तरह से गए हैं। लेकिन अंजलि के सामने अब रेखा मूर्ति भी कोई भी सवाल नहीं खड़ा करती। एक तरफ जहाँ पर करण गुलेरिया लंदन में राहुल के घर के लिए निकल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कैलाश अधिकारी के यहाँ पर पैलेस में कैलाश अधिकारी अब यहाँ पर राजमहल के बारे में ही अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। कैलाश अधिकारी बड़े बड़े स्क्रीन के सामने खड़े थे और इधर राजमहल से आई हुई सीसीटीवी फुटेज और सेंसर का डाटा देख रहे थे। जैसे वो यहाँ पर होने वाली इस अटैक को देख रहे थे, तो उनका तो चेहरा एकदम से ही सख्त होता जा रहा था, क्योंकि कैलाश अधिकारी के ऊपर राजमहल की पूरी सिक्योरिटी थी। लेकिन अभी जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तभी राजमहल पर अटैक हुआ। जो डाटा भी यहाँ पर उसके सिक्योरिटी की टीम ने अब तक उसके पास भेज दिया था, और जिसे देखकर वो भी खुद यहाँ पर हैरान थे।
कैलाश अधिकारी को पता चल चुका था कि वहां पर एक्सप्लोसिव से हमला किया गया है और धनंजय वहां पर अकेला लड़ रहा है, क्योंकि अगर वहां पर कैलाश अधिकारी होता तो शायद वो वहां पर धनंजय का साथ देता, लेकिन वहां पर उसकी सिक्योरिटी टीम तो थी, लेकिन फिर भी धनंजय उनके साथ अकेला ही था। कैलाश अधिकारी अच्छी तरह से जानता था कि इस समय तो वो एट ए टाइम पर ब्लैक कैट को भी वहां पर नहीं बुला सकता, इसलिए अभी वो यहाँ पर पहले तो अपने फ़ोन को निकालता है, जिससे वो हमेशा से ही ब्लैक कैट से के साथ कांटेक्ट में रहता था, और उसे निकाल कर अब वो यहाँ पर ब्लैक कैट को एक मैसेज डाल देता है, जितना जल्दी हो सके क्या आप राजमहल को बचाने के लिए अभी की अभी पेरिस में आती हैं। और ये सब डालने के बाद अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी सोचता है जब तक यहाँ पर ब्लैक कैट नहीं आ जाती तब तक मुझे ही राजमहल में के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि धनंजय पीरामल वहाँ पर राजमहल में अकेले हैं और वो कब तक वहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को संभालेंगे। हालांकि जो देखने से तो साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से राजमहल को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक ये सब कायम रह पाएगा। इसलिए कैलाश अधिकारी यहाँ पर जल्द से जल्द अब अपने फोन को उठाते हैं और वो यहाँ पर जो कि यहाँ उसके पैलेस में भी यहाँ पर उसकी एक सिक्योरिटी टीम अलर्ट पर थी, वो भी यहाँ पर अब अपनी इस इलाइट स्क्वाड को अब यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं कि वो जल्द से जल्द वो उन्हें वहाँ पर हॉल में मिलें। इधर जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो जल्द से जल्द वो यहाँ पर अपने सभी लोगों को कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें बस 15 मिनट में राजमहल के पैरामीटर पर होना है, हमें जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना है, क्योंकि राजमहल पर अटैक हुआ है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें राजमहल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये मिशन हमारे लिए शूट टू किल है, जो भी हमारे सामने आएगा उसे बस शूट करते जाना, हमारा कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए, क्योंकि राजमहल को प्रोटेक्ट करने की हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें बस हर हाल में राजमहल को प्रोटेक्ट करना है। इधर यहाँ पर कैलाश अधिकारी अपने लोगों को ये सब कुछ समझा रहे थे और साथ के साथ अब वो यहाँ पर अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रहे थे। उनका तजुर्बा उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कैलाश अधिकारी को हमेशा से ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे और वो यहाँ पर अब एक पुरानी खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि दुश्मन कितना घटिया खेल खेल रहा है और उसे उसके साथ किस तरह से लड़ना है और किस तरह से उस पर जीत हासिल करनी है, वो भी ये अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए शायद सालों से ही वो यहाँ पर राजमहल की सिक्योरिटी का कार्यभार भी संभाल रहे थे। लेकिन जब कैलाश अधिकारी यहाँ पर अपनी स्क्वाड टीम को ये सब समझा रहे थे, तब कैलाश अधिकारी इस चीज से अनजान थे कि उनकी ये बातें यहाँ पर आकाश भी सुन रहा था, क्योंकि आकाश यहाँ पर हॉल की तरफ ही आ रहा था। लेकिन जब कैलाश यहाँ पर बातें कर रहा था तो आकाश ने ये सारी बातें चुप कर सुन ली थी। अब जैसे ही ये लोग वहां से निकलने के हुए तो तभी वहां पर आकाश भी आ जाता है और जैसे ही आकाश वहां पर आता है तो उसे देखकर तो एकदम से ही कैलाश अधिकारी हैरान हो जाते हैं। इधर आकाश ने भी यहाँ पर कैलाश अधिकारी की आंखों में देख लिया था कि वो उसे देखकर यहाँ पर हैरान है, इसलिए अब इससे पहले कि कैलाश अधिकारी आकाश को कुछ भी कहते कि तभी अब यहाँ पर आकाश कहता है, देखिए पापा, मुझे पता चल चुका है कि वहाँ पर राजमहल में क्या हुआ है और वो आलिशा का राजमहल है, इसलिए आलिशा वहाँ पर नहीं है तो मुझे उसके इस पैलेस को बचाना होगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं आकाश, तुम वहाँ पर हमारे साथ नहीं जा सकते हो, और वैसे भी ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक मामूली दंगा है, लेकिन इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आकाश उसकी ये बात सुनता है एक पल के लिए तो वो उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन इधर आकाश की नज़र जैसे ही वहाँ पर स्क्रीन पर पड़ती है जिसमें कि राजमहल की तबाही उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी, उसे देखकर तो आकाश का भी खून खोल उठता है, क्योंकि वहाँ राजमहल में इतना सब कुछ हो गया और यहाँ पर उसके पापा कैलाश अधिकारी अभी उसे ये मामूली दंगा कह रहे हैं। उसे अब सच्चाई पता चलती है कि दुश्मन वहाँ पर
अनिका को बुलाने के लिए ये सब कर रहा है ताकि यहाँ पर अनिका सबके सामने आए। और ये सब देखकर तो अब आकाश के हाथों की मुट्ठियाँ ही आकाश गुस्से से बींच लेता है। ये सब देखने के बाद आकाश को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और अब ये यहाँ पर कहता है ये सिर्फ एक हमला नहीं है पापा, इवन ये दुश्मनों की तरफ से एक धोखा है। अरे वहाँ पर देखिए ना, धनंजय अंकल कैसे वहाँ पर अकेले फाइट कर रहे हैं। उनके लिए वो सब कितना टफ होगा। इसलिए देखिए, मेरी बात मान लिए, मुझे भी वहाँ पर चलना है। वो मैं मानता हूँ कि धनंजय अंकल को यहाँ पर राजमहल के हर एक कोने के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, वो एक इंसान ही तो है, वो कोई मशीन नहीं। वो ऐसे कितने ही लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही आकाश अब यहाँ पर वहाँ पर रखी हुई उन गन में से वहाँ से एक गन उठाता है और अब वो कहता है चलिए पापा, मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आपके साथ जाना है। इधर यहाँ पर आकाश को इस तरह से गन उठाता हुआ देखकर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए ही कैलाश अधिकारी अब बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं ताकि वो आकाश को आगे न बढ़ने दे। और वो यहाँ पर आकाश का रास्ता रोकते हैं और कहते हैं आकाश, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। देखो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम अभी यहीं पर ही रहोगे और यही तुम्हारे लिए सबसे सही है। पहली बात तो मैं तुम्हें ये स्पष्ट कर दूं कि तुम्हारा गुस्सा हमारी स्ट्रेटेजी को भी बर्बाद कर देगा आकाश, क्योंकि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें अपने दुश्मनों के साथ कैसे फाइट करनी है। राजमहल में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग ठंडा होगा तभी ही हम वहाँ पर उन लोगों के साथ दिमाग के साथ फाइट कर पाएंगे। और तुम्हारा दिमाग देखो, तुम तो अभी से ही कितने हाइपर हो रहे हो। इधर यहाँ पर कैलाश की बातों को सुनकर अब यहाँ पर आकाश कहता है लेकिन पापा, आप मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। देखिए, मेरा भी अपनी बहन के प्रति कोई ना कोई तो फर्ज बनता है, इसलिए इस बार मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठाऊंगा। दुश्मनों का सच में बहुत ही हो चुका है। इधर अब यहाँ पर क्योंकि धनंजय अंकल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि क्योंकि वो अनिका के भी कुछ लगते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी हो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, तो सच कहूँ तो मैं फिर कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अनिका अभी यहाँ पर राजमहल में नहीं है। अगर अनिका राजमहल में होती तो शायद मैं आपके सामने बिल्कुल जिद भी नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी बहन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो क्या कर सकती है। लेकिन अभी अगर वो यहाँ पर पेरिस में नहीं है तो यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूं। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब कैलाश अब यहाँ पर आकाश की इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन कैलाश बिल्कुल भी आकाश को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे। इसलिए कैलाश अब आकाश को समझाते हुए अब उसके कंधे पर अब अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं देखो आकाश, एक सोल्जर वही होता है जो अपने जज्बात पर काबू रखे। अगर तुम इस वक्त वहां पर गए तो तुम्हें पता है ना कि दुश्मनों की नज़र तुम्हारे ऊपर जाएगी। वो तुम्हें देख लेंगे, तो जैसे ही अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। तो हमारा पूरा का पूरा बैकअप प्लान ही एक्सपोज हो जाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। देखो आकाश, तुम वहां पर नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या डिसीजन लिया गया है क्या नहीं, लेकिन हाँ आकाश, मुझे बस इतना पता है कि जब तक तुम्हें अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा गया है तो तब तक तुम अंडरग्राउंड ही रहोगे। नहीं तो तुम खुद ही सोचो ना कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हें यहाँ पर क्यों ही रखा गया होता। इसलिए देखो, इस समय तुम्हारा दुश्मनों के सामने जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और मेरी मानो तो अभी तुम यहीं पर ही आराम से बैठो और तुम्हें राजमहल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम वहां पर हैं, और देखो वहां पर धनंजय ने तो अकेले ही सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। तो राजमहल की तरफ से तुम बेफिक्र रहो। और वैसे मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जब भी राजमहल पर कोई भी मुसीबत आती है, तो जब किंग को लगता है कि राजमहल को बचाना मुश्किल है, तो उस समय किंग या उसके फाइटर खुद ही वहां पर राजमहल को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजमहल को कुछ भी नहीं होगा। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ।
यहाँ पर कैलाश अधिकारी की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर आकाश के पास उन्हें मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही कैलाश अधिकारी ने उन्हें कहा कि वो उन्हें यहाँ पर अभी अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा, तो आकाश को भी समझ में आता है कि वो यहाँ पर सच में अचानक से गुस्से में कोई गलत ही डिसीजन ले रहा था। जब यहाँ पर आकाश को इस बात का रियलाइज होता है तो वो यहाँ पर कहते हैं, सॉरी पापा, मैं तो एक पल के लिए इस बात को भूल ही गया था। सच में ये कैसी मजबूरी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे अपनों के साथ ये सब हो रहा है और हम यहाँ पर फिर भी दुबके हुए बैठे हुए हैं। सच में ये काम मेरे से करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर फैसला पापा ने लिया है तो अब उनके फैसले के तो विरुद्ध मैं भी नहीं जा सकता। इसलिए देखिए, आप जाइए और हाँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान से जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली में से या हमारे लोगों में से किसी को भी कुछ भी हो। आकाश की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी अब उन्हें कहते हैं, तुम चिंता मत करो आकाश, तुम बस यहाँ पर श्रेया और बच्चों को संभालो। तब तक मैं वहाँ पर राजमहल में जाकर धनंजय की मदद करता हूँ। और वैसे भी आकाश अब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद अब वहीं पर ही अकेला खड़ा रह जाता है और वो यहाँ पर गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है कि सच में ये कैसी सिचुएशन है जिसमें वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ खड़ा भी नहीं रह सकता। तो इधर कैलाश अधिकारी अभी यहाँ पर अपनी टीम के साथ अभी चले जाते हैं। जैसे ही कैलाश अधिकारी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर आकाश अपने मन में ही सोचता है, पापा आज आपने मुझे रोक लिया, पर सच कहूँ तो मेरा फर्ज मुझे यहाँ पर रुकने की इजाज़त ही नहीं दे रहा है। अगर मुझे अंडरग्राउंड नहीं रहना पड़ता तो सच में मैं बिल्कुल भी ऐसे यहाँ पर छुप कर नहीं रह सकता था। भले ही मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस फाइट में जाना जरूर चाहता। इधर यहाँ पर कैलाश जो कि अभी यहाँ से जा चुके थे, तो अब यहाँ पर आकाश अब यहाँ पर एक अपनी ही सोच में थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस यहाँ पर अपनी लाचारी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राजमहल में काफ़ी देर यहाँ पर अब अच्छी तरह से एक फाइट होने के बाद अब यहाँ पर जोर से धमाके होने के बाद अब राजमहल में अब गोलियों की गूंज यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। इधर यहाँ पर धुएं की परतें अब धीरे धीरे से फर्श पर जम रही हैं और इधर धनंजय भी अब यहाँ पर अपनी फटी हुई अब यहाँ पर अपनी शर्ट से ही अब अपने माथे का खून पोंछता है, क्योंकि धनंजय ने यहाँ पर अकेले ही सब कुछ संभाला, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर धनंजय भी अभी जख्मी हो गया था और अभी उसके हाथ में उसकी एक तलवार थी और अब अपनी उसी भारी तलवार को वो यहाँ पर टेक लगाकर यहाँ पर वो महल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था। धनंजय जब यहाँ पर महल के बीचों बीच खड़ा था तो महल में यहाँ पर एक ऐसी शांति है। इस शांति को सुनने के बाद अब धनंजय को अपनी ही धड़कनें यहाँ पर किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी, क्योंकि महल में अब अचानक से यहाँ पर इतनी शांति थी। क्योंकि जैसे ही महल में यहाँ पर एकदम से ही हमला हुआ था तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद लोगों को धनंजय को बचाना था, इसलिए उसने यहाँ पर बड़ी रानी रेवती को और साथ के साथ वहाँ पर महल में जितने भी काम करने वाले लोग थे उन सबको वहाँ पर सेफली एक जगह पर पहुँचा दिया था, क्योंकि धनंजय यहाँ पर राजमहल के बारे में हर एक हिस्से से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे अच्छी तरह से पता था कि जब भी राजमहल पर हमला किया जाना है तो उसे यहाँ पर राजमहल के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उन सबको प्रोटेक्ट करने के बाद ही वो यहाँ पर अब अपने लोगों के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन जैसे ही फाइट रुकती है तो ये सब अब एकदम से बिल्कुल ही शांत होता है। यहाँ पर ये सन्नाटा उसे सुकून देने वाला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब धनंजय को महसूस होता है ये सन्नाटा जरूर कुछ कह रहा है। ये सन्नाटा उस शिकारी की तरह ही है जो झपट्टा मारने से पहले अपनी सांसें रोक लेता है, और धनंजय भी यही सोचता है कि अभी शायद कुछ थमा नहीं है, अब शायद कुछ इससे भी बहुत ही बड़ा होने वाला है। इधर अब यहाँ पर यही सब सोचकर धनंजय भी यहाँ पर महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। इधर धनंजय वह कुछ ऐसी चीज़ों को नोटिस करता है जो कि यहाँ पर उसके लिए उसे बिल्कुल भी आम नहीं लग रही थी।
यहाँ पर ये सब देखने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब अपने आप में ही कहता है, दुश्मन भागा नहीं है, वो जरूर अभी भी यही है। दुश्मन ने बस अभी के लिए अपनी चाल बदल दी है और यह शांति यह तो बस अब उस तूफान के आने से पहले की है, जो कि शायद अब यहाँ पर राजमहल की नींव को फिर से हिलाने वाला है। इसलिए मुझे बस यहाँ पर बड़े ही ध्यान से अब बस राजमहल को ही प्रोटेक्ट करना होगा। एक तरफ धनंजय ने यहाँ पर अपने मन को बनाया हुआ था कि वो किसी भी हाल में यहाँ पर राजमहल को कुछ भी नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ इधर मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं था। अभी भी यहाँ पर दुश्मनों ने नानी माँ, किशन मामा, लक्ष्य, किशन मामा, कृष्णा और क्रिश इन चारों को ही अभी बंधक बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इन चारों को यही लग रहा था कि प्रत्युष दीवान को इन लोगों ने गोली से मार दिया है और वो उसकी बॉडी को भी इनकी आंखों के सामने से घसीट कर लेकर चले गए थे। इसलिए यहाँ पर इन लोगों के लिए ये सदमा कोई कम सदमा नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही शीला की मौत हुई थी और अब यहाँ पर अपनी आंखों के सामने इस तरह से प्रत्युष दीवान का भी के साथ भी इतना बुरा होता हुआ देखकर ये इन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। और इधर यहाँ पर किशन मामा और नानी माँ ये दोनों तो बस यहाँ पर बंधक बने हुए बस करिश्मा के लिए ही काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर बस करिश्मा के लिए ही हो रहा था, क्योंकि करिश्मा ने यहाँ पर कुछ समय पहले अपनी माँ को खोया था। वो भी उस सदमे से भी बाहर नहीं निकल पाई थी, क्योंकि वो बस यहाँ पर एक 12-13 साल की एक बच्ची थी और अब उसके लिए यहाँ से फिर से अब अपने पापा को खोना, यानी कि वो तो अब यहाँ से पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है। ना अब उसकी माँ बची है ना उसका पापा। और ये यहाँ पर बैक टू बैक अब कृष्णा के लिए ही सबसे ज़्यादा दुख हो गया है। इसलिए नानी माँ और किशन मामा को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, ये दोनों बेचारे खुद बंधे हुए थे और ये यहाँ पर बोले तो क्या बोले। इधर करिश्मा जी से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो मानो यहाँ पर एक सबसे बड़े शौक में थी, जिसे यहाँ पर एक कुर्सी पर बांध कर बैठाया गया था। वो तो यहाँ से मुंह से कुछ बोल भी नहीं रही थी। और इधर अगर यहाँ पर नानी माँ और किशन मामा उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करते तो वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। नानी माँ के दिल में यहाँ पर बस अब करिश्मा के लिए ही सिंपैथी थी, तो इधर अब किशन मामा वो तो यहाँ पर अपने गिल्ट में ही थे। किशन मामा भी यहाँ पर यही सोच रहे थे कि उसे यहाँ पर उसे शीला की मौत के बाद उसे प्रत्युष दीवान को यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। और चलो प्रत्युष दीवान का यहाँ पर आना जरूरी था, लेकिन वो तो साफ मना कर रहे थे कि वो करिश्मा को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। लेकिन देखो मैं उस समय नहीं माना और मैंने उनसे कहा कि करिश्मा का यहाँ पर अपनी माँ को आखिरी समय पर देखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो शायद वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और देखो मेरे कहे अनुसार प्रत्युष दीवान करिश्मा को यहाँ पर लेकर भी आ गए। ये सबसे बड़ी मेरी ही गलती है। ना तो मैं प्रत्युष दीवान को कन्विंस करता और ना ही वो करिश्मा को यहाँ पर लेकर आते और ना ही करिश्मा के साथ ये सब कुछ होता। वो बस यहाँ पर इन सभी चीज़ों का अपने आप को ही ब्लेम दे रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर उनकी आंखों के सामने हुआ वो बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे थे। इवन वो तो अपने आप में यही सोचते हैं, अरे करिश्मा ही क्या, मुझे तो यहाँ पर प्रत्युष दीवान को भी नहीं बुलाना चाहिए था। अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाता तो उनके साथ ये सब होता ही नहीं। आज शायद प्रत्युष दीवान तो हमारे साथ जिंदा होते। पता नहीं इन लोगों ने उनके साथ क्या किया होगा। उन्हें गोली तो मार दी थी, लेकिन क्या वो उस गोली से बच गए होंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उन्हें गोली मारी गई थी उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनका बचना मुश्किल था। अब क्या करूं। अब तो सच में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर किशन मामा बस यही सब सोच रहे थे। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युष दीवान जो कि अपनी मौत का ये नाटक रचने का अब पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बस मल्होत्रा फैमिली के सामने ही अपनी मौत का नाटक रचा था। बाकी वो यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से बनाने में बिजी थे। वो तो यहाँ पर एक तरफ अब एक कमरे में पूरी तरह से सुरक्षित बैठे थे और वहाँ बैठकर वो सबसे पहले यहाँ पर निद्रा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और वो
और साथ के साथ अब वो यहाँ पर एक प्लान भी बना रहे थे कि आखिर वो किस तरह से रोहित और अनिका को ट्रैप कर सकते हैं। अगर रोहित को नहीं तो खासकर अनिका को, क्योंकि अनिका के लिए अब उन्हें प्रोटेक्ट करना, अनिका को ट्रैप करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो गया था। अब अभिनय यहाँ पर प्रत्युष दीवान को भी पता चल चुका था कि अभी राजमहल की नई रानी अनिका बन चुकी है। तो अब इसी नाते वो यहाँ पर अनिका को ट्रैप करके फिर अनिका को कन्विंस करने वाले थे, क्योंकि प्रत्युष दीवान भी यहाँ पर सरजी और यशपाल के लिए ही काम कर रहे थे। इवन वो तो यहाँ पर उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिर प्रत्युष दीवान का पिता कौन है। एक तरफ जहाँ पर प्रत्युष दीवान ये सब कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर राहुल जब रोहित से बात कर लेता है, तो उससे बात करने के बाद अब वो यहाँ पर आलिशा से कहता है, रानी साहिबा मैंने ब्रो को बोल दिया है, अब वो जल्द से जल्द यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे ही। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अब यहाँ पर राहुल कहता है, वैसे ये लाइट को क्या हुआ है, इस तरह से ये अचानक से ये अंधेरा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ तो लंदन में ऐसे लाइट कभी जाती ही नहीं है, तो हमारे ही घर में ये सब अचानक से क्या हुआ। इधर जैसे ही राहुल ने ये सब कहा तो आलिशा को अचानक से याद आता है कि उसने ही यहाँ हॉल में से ही लाइट को बंद किया था। लेकिन अब वो यहाँ पर राहुल को कैसे कहे, क्योंकि अगर वो राहुल को यहाँ पर कुछ भी कहेगी तो शायद राहुल को उसके ऊपर शक हो जाएगा। हालांकि राहुल ये तो अच्छी तरह से जानता था कि रानी साहिबा लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी, क्योंकि एक दो बार तो उसने राहुल के ऊपर भी अपना अटैक किया था। जब एक बार राहुल ने लतिका को यहाँ पर नाजायज बोला था, क्योंकि वो उसे रखना नहीं चाहता था, इसलिए उस समय रानी आलिशा अपने गुस्से से काबू खो बैठी थी और उसने गुस्से में यहाँ पर उसे एक जोर का पंच मार दिया था। लेकिन राहुल को भी ये नहीं पता था कि सच में कभी आलिशा ने यहाँ पर अब इतना बड़ा दुश्मनों को मार गिराया है, और वो भी राहुल को बिना पता चले। इसलिए रानी आलिशा भी यही सोचती है। तो यहाँ पर रानी साहिबा को कुछ सोचता हुआ देखकर अब राहुल कहता है, एनीवे आप अब क्या सोच रही हैं रानी साहिबा। राहुल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर कविन आलिशा कहती हैं, कुछ नहीं राहुल, मैं बस यही सोच रही हूँ कि अब लाइट का कैसे आएगी। आलिशा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, मैं एक बार नीचे से मेन पावर को देख कर आता हूँ। क्या वहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है क्या? देखो अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो वो तो मैं ठीक कर लूँगा, वरना हमें फिर नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिशियन के ही आने का वेट करना होगा। राहुल की इस बात को सुनकर इधर आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि आलिशा को अच्छी तरह से पता था कि मेन पावर को तो वही ऑफ करके आई है। तो इधर ये कहते हुए ही राहुल अब यहाँ पर अपने फ़ोन की टॉर्च से अब धीरे धीरे वो फिर से हॉल की तरफ बढ़ जाता है। और इधर राहुल जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ पर जाकर अब वो मेन पावर के पास पहुँच जाता है। राहुल जैसे ही मेन पावर के पास पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि मेन पावर तो यहाँ पर ऑफ हो रखी थी, लेकिन अभी उसे ये समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ पर मेन पावर ऑफ थी तो इसे ऑफ किसने किया था। लेकिन अभी वो सबसे पहले तो यहाँ पर इसे ऑन करने की सोचता है, ये सोचकर कि शायद जो उसे यहाँ पर बचाने वाला शायद कोई तो था, शायद उसी ने ही ये सब किया होगा। लेकिन आखिर वो कौन था जिसने उसे प्रोटेक्ट किया। यही सब सोचते हुए राहुल इधर अब इस मेन पावर को ऑन कर देता है। जैसे ही राहुल ने यहाँ पर मेन पावर को ऑन किया तो यहाँ पर अब पूरे के पूरे घर में रोशनी हो जाती है। यहाँ पर मेन पावर को ऑन करने के बाद राहुल जैसे ही यहाँ पर घूम कर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जो नज़ारा उसके सामने था उसे देखकर तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में राहुल ने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि राहुल ने सोचा था कि अभी शायद खतरा टल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा तो अभी उसके सामने और भी है। राहुल को भी ये सब पता ही नहीं था कि यहाँ पर घर के बाहर भी कुछ दुश्मन थे
जो बाहर पहरा लगाए हुए बैठे थे, क्योंकि इधर जैसे ही अंदर से वो एक या दो लोग जैसे ही बाहर की तरफ भागे तो बाहर जो लोग अभी इस घर को घेरे हुए खड़े थे उन्हें अब इस बात का पता लग जाता है। और तब तक यहाँ पर राहुल संभल भी पाता। उसने यहाँ पर लाइट ही ऑन की थी कि उससे पहले ही ये लोग यहाँ पर अंधेरे में ही राहुल को ही ढूंढ रहे थे। इधर लाइट जलते ही तो राहुल उन्हें बिल्कुल अपने सामने ही दिखता है और राहुल को सामने देखकर अब वो लोग यहाँ पर राहुल पर ही अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर अब एक साथ इतने सारे लोगों को देखकर अब राहुल वैसे ही घबरा जाता है। उसे वैसे ही अपनी बॉडी पर कुछ चोटें आई थी, लेकिन अब तो उसे लगने लगा था कि अब इन लोगों से बचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसने यहाँ पर मेन पावर को भी ऑन कर दिया था। अब उसे कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। इधर जैसे ही एक आदमी अब यहाँ पर राहुल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी अब यहाँ पर एक आदमी वहाँ पर जोर से आता है और जल्दी से अब उस आदमी के पीछे से कमर पर लात मारता है। जैसे ही ये आदमी के पीछे से उसे लात लगती है तो वहीं पर वो फर्श पर गिर जाता है। तो बाकी के आदमी ये देखकर अब उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं कि आखिर इस समय अब ये कौन आया। जैसे ही वो उधर देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने यहाँ पर अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था और वो भी यहाँ पर अपने दोनों हाथों से अब उन सभी को अपनी तरफ आने के लिए ललकारता है कि वो सबसे पहले उसके साथ फाइट करे। इधर उस शख्स को इस तरह से करता हुआ देखकर वो सभी अब यहाँ पर राहुल को छोड़कर सीधा ही अब उसे मारने के लिए अब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये आदमी करण गुलेरिया था। करण गुलेरिया खुद अपनी फाइट में बहुत ही अच्छा था, इसलिए करण गुलेरिया को अच्छी तरह से पता था कि इन लोगों को धूल चटाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर जैसे ही ये लोग अब यहाँ पर फाइट करने लगते हैं तो तब तक अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब रोहित यहाँ पर राहुल को इशारा कर देते हैं कि वो अभी के अभी ऊपर जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ फाइट में राहुल को किसी भी तरह की कोई भी चोट आए, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि राहुल को तो पहले से ही कुछ चोटें आई हुई थी। जैसे ही राहुल को ये इशारा मिलता है तो राहुल भी यहाँ पर बिना समय गवाए वहाँ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। इधर यहाँ पर करण गुलेरिया अपनी अच्छी से अच्छी फाइटिंग टेक्निक को यूज करके अपने एक पंच में ही यहाँ पर एक आदमी को मार गिरा रहे थे। करण गुलेरिया की यहाँ पर फाइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इन लोगों के लिए उसे मैच करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये आदमी बहुत ज़्यादा थे और करण गुलेरिया अकेला, लेकिन उसने यहाँ पर फिर भी इन सब के ऊपर अपनी बढ़त हासिल कर ली थी और देखते ही देखते उसने यहाँ पर इन सभी को धूल चटा दी थी। ये सभी यहाँ पर ज़मीन पर पड़े ही करहा रहे थे। ये सब देखकर तो अब राहुल के बिल्कुल होश उड़ गए थे, क्योंकि राहुल ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सच में यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। उसे तो अब तक अपनी आंखों पर ही विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो यहाँ पर शख्स अभी उसे बचाने के लिए आया था, क्या ये पहले भी ये वही शख्स था जो अंधेरे में उसे बचा रहा था, या वो दूसरा है। और वैसे भी अगर ये शख्स इसे बचा रहा था तो आखिर ये कौन था, क्योंकि राहुल को अभी तक ये पता ही नहीं था कि इस मास्क के पीछे यहाँ पर करण गुलेरिया ही है। एक तरफ जहाँ पर राहुल के घर पर करण गुलेरिया ने अब तक इन सभी को मार गिराया था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर यशपाल अग्रवाल यहाँ पर अब अपने कमरे में ही थे। अपने कमरे में खड़े होकर यशपाल अग्रवाल अब यही सोच रहे थे कि आखिर उस गोल्डन ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं उस गोल्डन ड्रग की जिसके बारे में उसे अब तक नहीं पता था। वो यहाँ पर उसके बारे में ही सोच रहा था कि तभी यशपाल अग्रवाल को अब याद आता है कि उसे तो सूर्या ने वो फाइल दी थी ना, जब वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए कहा था। और उस फाइल को देते हुए सूर्या ने साफ साफ कहा था कि इसमें गोल्डन ड्रग के बारे में सब कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए। तो इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द अब उस फाइल को ही पढ़ लेना चाहिए। और ये सोचते हुए ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ पर उसके ड्रॉर में से अब वो उसी फाइल को निकालते हैं जैसे सूर्या ने उसे दिया था। उस फाइल को निकालने के बाद अब यहाँ पर अब एक वो चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और अब बड़े ही ध्यान से अब उस फाइल को पढ़ने लगते हैं।
इधर एक तरफ जहाँ पर यशपाल अग्रवाल अभिषेक गोल्डन ड्रग के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनाली में सिचुएशन अब और भी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर नेत्रा ने अब यहाँ पर अपने प्लान को और भी एविल प्लान के रूप में एग्जीक्यूट कर दिया था, ताकि अब मनाली सिटी को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय किया जा सके।